हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग मेंडल साहब के कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल साहब का पूरा नाम था ग्रिगोर जोहान मेंडल। मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि कैरेक्टर किस तरह से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होता है। मेंडल साहब ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ये ऑस्ट्रिया के ही एक मोनेस्ट्री में बेसिक पढ़ाई लिखाई किए थे। मोनेस्ट्री उस जगह को कहते हैं जहां पे मॉन्क दैट इज साधु रहते हैं। इन्होंने मैथमेटिक्स और साइंस का पढ़ाई वियना यूनिवर्सिटी से किया और टीचिंग सर्टिफिकेट के एग्जाम में फेल हो गए। फिर उसी मोनेस्ट्री में वापस आ गए। मेंडल साहब ऑस्ट्रियन जेनेटिसिस्ट तो थे ही, मैथमेटिक्स के भी अच्छे जानकार थे। ये अपने मोनेस्ट्री के गार्डन में पी प्लांट उगाने लगे और इन्हीं पी प्लांट्स के ऊपर इन्होंने अपना सारा एक्सपेरिमेंट किया। पी प्लांट को साइंटिफिकली हम पाइसम सटाइवम कहते हैं। मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इनहेरिटेंस के 3 लॉज को प्रपोज किया, जिसको हम लोग लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। मेंडल साहब चाहते तो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए आम का पेड़, बबूल का पेड़, इमली का पेड़ ये सब भी सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया क्योंकि पी प्लांट को ग्रो करना और मेंटेन करना इजी होता है। पी प्लांट का लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है, इसीलिए हम पी प्लांट के बहुत सारे जनरेशन को पढ़ सकते हैं। पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन दोनों कराया जा सकता है क्योंकि पी प्लांट का फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है। पी प्लांट बहुत सारा सीड प्रोड्यूस करता है और सबसे इंपॉर्टेंट पी प्लांट में 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पाया जाता है और ये 7 कैरेक्टर्स है। पहला फ्लावर कलर, दूसरा सीड कलर, तीसरा सीड शेप, चौथा पॉड कलर, पांचवा पॉड शेप, छठा फ्लावर पोजीशन और सातवां प्लांट हाइट। अगर हम पी प्लांट का हाइट का बात करें तो कुछ पी प्लांट टॉल होता है और कुछ पी प्लांट ड्वार्फ होता है। टॉल इज डोमिनेंट ट्रेट एंड ड्वार्फ इज रिसेसिव ट्रेट। दैट मीन्स हाइट कैरेक्टर का 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो गया, टॉल एंड ड्वार्फ। अगर हम फ्लावर पोजीशन का बात करें तो किसी किसी पी प्लांट में फ्लावर डाली के साइड में खिलता है, जिसको कि हम लोग एक्सिलरी पोजीशन कहते हैं, और किसी किसी प्लांट में फ्लावर डाली के टॉप पे खिलता है, जिसको हम लोग टर्मिनल पोजीशन कहते हैं। एक्सिलरी पोजीशन इज डोमिनेंट एंड टर्मिनल इज रिसेसिव। नाउ पॉड शेप, जिस स्ट्रक्चर को छील करके मटर निकालते हैं उसको हम लोग पॉड कहते हैं। ये पॉड कभी कभी फूला हुआ होता है जिसको इन्फ्लेटेड पॉड कहते हैं, और ये पॉड कभी कभी सिकुड़ा हुआ होता है, इसको हम लोग कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड कहते हैं। इन्फ्लेटेड पॉड इज डोमिनेंट ट्रेट एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड इज रिसेसिव ट्रेट। अब आ जाते हैं पॉड के कलर पे। पॉड का कलर भी 2 तरह का होता है, ग्रीन कलर का होता है या फिर येलो कलर का होता है। ग्रीन पॉड इज डोमिनेंट ट्रेट एंड येलो पॉड इज रिसेसिव ट्रेट। पी प्लांट के सीड का शेप भी 2 तरह का होता है, गोल गोल दैट इज राउंड और सिकुड़ा सिकुड़ा दैट इज रिंकल्ड। राउंड सीड इज डोमिनेंट ट्रेट एंड रिंकल सीड इज रिसेसिव ट्रेट। सीड का कलर भी 2 तरह का होता है, येलो एंड ग्रीन। येलो इज डोमिनेंट ट्रेट एंड ग्रीन इज रिसेसिव ट्रेट। पी प्लांट के फ्लावर का कलर भी 2 तरह का होता है, पर्पल एंड व्हाइट। पर्पल फ्लावर इज डोमिनेंट ट्रेट एंड व्हाइट फ्लावर इज रिसेसिव ट्रेट। इस चार्ट को आप लोग याद रखोगे क्योंकि एग्जाम में ट्रेट्स तो बता देता है, लेकिन कभी कभी ये नहीं बताता कि ये रिसेसिव ट्रेट है या डोमिनेंट ट्रेट है। आपको याद रखना पड़ता है। अब हम लोग मेंडल साहब के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे, जिसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जब सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए 2 इंडिविजुअल में क्रॉस कराया जाए तो ऐसे क्रॉसिंग को ही हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। पी प्लांट का तो 7 कैरेक्टर्स होता है, फॉर एग्जाम्पल सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड कलर, हाइट ऑफ द प्लांट। लेकिन मेंडल साहब ने सोचा कि सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पे फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि उन्होंने सबसे पहले प्लांट के हाइट के इनहेरिटेंस को स्टडी किया। देखो प्लांट्स में दूसरा कैरेक्टर्स तो है, लेकिन उन्होंने सोचा मैं किसी कैरेक्टर को नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट के हाइट को ही नोटिस करूंगा। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने 2 प्लांट लिया, एक प्योर टॉल और दूसरा प्योर ड्वार्फ। मतलब एक प्लांट का फिनोटाइप टॉल है और उसका जीनोटाइप कैपिटल T है,
और दूसरे प्लांट का फिनोटाइप ड्वार्फ है और उसका जीनोटाइप स्मॉल टी है। मेंडल साहब ने इन दोनों प्लांट्स के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया, मतलब एक प्लांट का पोलेन ग्रेन लेकर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे डाल दिया। पोलेन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होता है और स्टिग्मा के नीचे जो ओवरी होता है उसमें फीमेल गैमेट होता है। जब एक प्लांट का मेल गैमेट दूसरे प्लांट के फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा, फर्टिलाइज करेगा, तो इसी को हम क्रॉसिंग कहेंगे। देखो, ये दोनों है पेरेंट्स प्लांट, ये दोनों सबसे पहले गैमेट बनाएगा और गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है। गैमेट के अंदर किसी भी पेयर ऑफ क्रोमोसोम का सिर्फ एक ही क्रोमोसोम आता है। हम लोग जानते हैं कि गैमेट में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। पी प्लांट में 14 क्रोमोसोम पाया जाता है, दैट मीन्स 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है। और जब पी प्लांट में गैमेट बनता है तो गैमेट के अंदर सभी पेयर का एक एक क्रोमोसोम आता है। दैट मीन्स पी प्लांट के गैमेट में सिर्फ 7 क्रोमोसोम होता है। चूंकि हम लोग प्लांट के हाइट के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो हम लोग पी प्लांट के 4th पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे फोकस करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग देखे हैं कि 4th पेयर पे ही हाइट का जीन होता है। इस चीज को ऐसे समझते हैं, मेंडल साहब 2 पेरेंट पी प्लांट लेते हैं। एक पेरेंट पी प्लांट प्योर टॉल है, मतलब ये प्लांट दिखने में टॉल है और इसके 4th पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे कैपिटल टी है, मतलब दोनों क्रोमोसोम पे डोमिनेंट एलील है। और दूसरा प्लांट प्योर ड्वार्फ है, मतलब ये प्लांट दिखने में ड्वार्फ है, दिखने में शॉर्ट है और इसके 4th पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे स्मॉल टी प्रेजेंट है, मतलब दोनों क्रोमोसोम पे रिसेसिव एलील प्रेजेंट है हाइट का। मतलब एक प्लांट होमोजाइगस टॉल है और दूसरा प्लांट होमोजाइगस ड्वार्फ है। प्लांट जब गैमेट बनाएगा तो गैमेट के अंदर सभी पेयर का एक ही क्रोमोसोम आता है, दैट मीन्स 4th पेयर का भी एक ही क्रोमोसोम आएगा गैमेट में। प्योर टॉल प्लांट के दोनों क्रोमोसोम पे कैपिटल टी है, तो ये दोनों में से कोई भी क्रोमोसोम गैमेट में आए, गैमेट में सिर्फ कैपिटल टी ही पाया जाएगा। मतलब प्योर प्लांट में जो भी गैमेट बनेगा सभी गैमेट में सिर्फ कैपिटल टी ही होगा। दैट इज सारा गैमेट एक ही तरह का होगा, कैपिटल टी वाला गैमेट होगा। सेम चीज प्योर डॉर्फ के साथ भी होगा। प्योर डॉर्फ का भी जो गैमेट है वो एक जैसा होगा, सभी गैमेट में स्मॉल टी पाया जाएगा। देखो, प्योर कंडीशन में सभी गैमेट एक जैसा होता है, लेकिन हाइब्रिड कंडीशन में अगर ये जो प्लांट है ये हाइब्रिड टॉल होता, हेटेरोजाइगस टॉल होता, दैट इज एक क्रोमोसोम पे कैपिटल टी होता और दूसरे क्रोमोसोम पे स्मॉल टी होता, तब इस पे 2 तरह का गैमेट बनता। एक तरह के गैमेट में कैपिटल टी पाया जाता और दूसरे तरह के गैमेट में स्मॉल टी पाया जाता। लेकिन मेंडल साहब प्योर टॉल प्लांट लिए थे और प्योर डॉर्फ प्लांट लिए थे, इन दोनों का क्रॉस पॉलिनेशन कराया और ये देखना चाह रहे थे कि क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से जो सीड बन रहा है और सीड से जो प्लांट बन रहा है, मतलब इन दोनों का जो ऑफस्प्रिंग हो रहा है वो कैसा हो रहा है, शॉर्ट हाइट हो रहा है, टॉल हाइट हो रहा है कि मीडियम हाइट हो रहा है। इसके लिए तो सबसे पहले दोनों का गैमेट्स बनेगा। प्योर टॉल प्लांट का सभी गैमेट में कैपिटल टी है और प्योर डॉर्फ प्लांट के सभी गैमेट में स्मॉल टी है। तो कोई भी गैमेट प्योर टॉल प्लांट का कोई भी गैमेट प्योर डॉर्फ प्लांट के किसी भी गैमेट के साथ में फ्यूज करे, ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी ही होगा। देखो, ये गैमेट इसके साथ फ्यूज कर रहा है तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा है, ये गैमेट इसके साथ फ्यूज कर रहा है तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा है, ये गैमेट इसके साथ फ्यूज कर रहा है तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा है और ये गैमेट इसके साथ फ्यूज कर रहा है तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा है। मतलब फर्स्ट जनरेशन का F1 जनरेशन का सारा प्लांट कैसा दिखेगा, सारा प्लांट टॉल दिखेगा। बुक में इस तरह से क्रोमोसोम बनाया हुआ नहीं रहता, बुक में सिर्फ लेटर्स लिखा हुआ रहता है और हम लोग भी सिर्फ लेटर ही लिखते हैं। तो मेंडल साहब ने जब प्योर टॉल प्लांट और प्योर डॉर्फ प्लांट का क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में, दैट इज फर्स्ट फीलियल जनरेशन में, सारा का सारा प्लांट टॉल है। वो बेचारे कंफ्यूज्ड हो गए,
उन्हें लगा था कि टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट का जो ऑफस्प्रिंग होगा वो मीडियम हाइट का होगा। चूंकि सारा का सारा प्लांट टॉल था तो उनको लगा कि F1 जनरेशन में डॉर्फ पेरेंट का जीन आया ही नहीं है। देखो, ये तो हमको दिख रहा है ना कि ये हेट्रोजाइगस टॉल है, हाइब्रिड टॉल है। मेंडल साहब तो सिर्फ फिनोटाइप देख रहे थे। उनको लगा था कि प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ का जो ऑफस्प्रिंग होगा वो मीडियम हाइट का होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। F1 जनरेशन का सारा प्लांट टॉल हो गया। लेकिन वो वहीं पे रुके नहीं, वो F1 जनरेशन के प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन करा दिए। क्रॉस पॉलिनेशन को क्रॉसिंग कहते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को ही सेल्फिंग कहते हैं। सेल्फिंग का मतलब होता है सेम प्लांट के मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को फ्यूज कराना। अब क्या होगा? अब F1 जनरेशन वाला प्लांट पेरेंट बन जाएगा और सबसे पहले इनका गैमेट बनेगा। चूंकि इनके क्रोमोसोमल पेयर में दो तरह का एलील है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, तो इनका गैमेट भी दो तरह का बनेगा। एक तरह के गैमेट में कैपिटल टी होगा, डोमिनेंट एलील होगा, और दूसरे तरह के गैमेट में स्मॉल टी होगा, रिसेसिव एलील होगा। इस चीज को अभी थोड़ी देर पहले ही समझाई हूं। यहाँ पे मेल गैमेट भी कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, फीमेल गैमेट भी कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। अब कोई भी मेल गैमेट किसी भी फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर सकता है। मान लो कि मेल का कैपिटल टी वाला गैमेट फीमेल के कैपिटल टी वाले गैमेट के साथ फ्यूज कर गया तो ऑफस्प्रिंग कैसा होगा? कैपिटल टी होगा। अगर मेल का कैपिटल टी वाला गैमेट फीमेल के स्मॉल टी वाले गैमेट के साथ फ्यूज कर गया तो ऑफस्प्रिंग होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। वहीं अगर मेल का स्मॉल टी वाला गैमेट फीमेल के कैपिटल टी वाले गैमेट के साथ फ्यूज कर गया तो ऑफस्प्रिंग होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। और अगर मेल का स्मॉल टी वाला गैमेट फीमेल के स्मॉल टी वाले गैमेट के साथ फ्यूज कर गया तो ऑफस्प्रिंग होगा स्मॉल टी। ये जो ऑफस्प्रिंग का कॉम्बिनेशन बना, इसको हम इस बॉक्स में भी बना सकते हैं। इस बॉक्स को कहते हैं पनेट स्क्वायर। बॉक्स के अपर साइड में एंड लेफ्ट साइड में गैमेट्स को लिखेंगे। कोई भी गैमेट कहीं भी लिख सकते हैं। मैंने अपर साइड में मेल गैमेट लिखा है, ये है मेल का सिंबल, एंड लेफ्ट साइड में फीमेल गैमेट को लिखा है, ये है फीमेल का सिंबल। अब इन गैमेट्स का कॉम्बिनेशन बनाएंगे और बॉक्स में लिखेंगे। देखो, ध्यान से समझना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जब कैपिटल टी मिलेगा तो प्लांट बनेगा टॉल। जब कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलेगा तो भी प्लांट बनेगा टॉल। जब स्मॉल टी और कैपिटल टी मिलेगा तो सबसे पहले हम कैपिटल टी लिखेंगे, उसके बाद स्मॉल टी लिखेंगे, क्योंकि डोमिनेंट को पहले लिखते हैं, तब भी प्लांट बनेगा टॉल। और जब स्मॉल टी और स्मॉल टी मिलेगा तो प्लांट बनेगा ड्वार्फ। इस कॉम्बिनेशन को या तो आप इस तरह भी बना सकते हो या फिर आप पुनेट स्क्वायर में भी बना सकते हो। अब हम लोग फिनोटिपिक रेशियो का बात करेंगे। इस चार प्लांट में टॉल प्लांट कितना है? 1 2 3 और डॉर्फ प्लांट कितना है? ओनली 1। तो फिनोटिपिक रेशियो हो गया 3:1। अब हम लोग F2 जनरेशन का जीनोटिपिक रेशियो का बात करेंगे। ये पनेट स्क्वायर देख करके ये बताओ कि इन चारों प्लांट में कितना प्लांट कैपिटल टी वाला है, कितना प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है और कितना प्लांट स्मॉल टी वाला है। तो इसमें सिर्फ एक प्लांट कैपिटल टी वाला है, तो यहाँ पे कैपिटल टी वाला प्लांट एक है। कैपिटल टी स्मॉल टी वाला 1 2 दो प्लांट है, और स्मॉल टी वाला प्लांट भी सिर्फ 1 है। तो जीनोटिपिक रेशियो हो जाएगा 1:2:1। ये यहां से लेकर के यहां तक नोट्स में नहीं लिखोगे, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए बनाई थी। और एक चीज, F2 जनरेशन को आप पनेट स्क्वायर में भी बना सकते हो या फिर इस तरह से भी बना सकते हो। नाउ मेंडल साहब को जब F2 जनरेशन में ड्वार्फ प्लांट मिला तो वो बहुत सरप्राइज्ड हो गए। F1 जनरेशन को देख करके तो सरप्राइज्ड हुए ही थे, क्योंकि F1 जनरेशन का सारा प्लांट टॉल बना था। तो वो सोचे कि कोई बात नहीं, हो सकता है सिर्फ टॉल प्लांट का ही जीन ऑफस्प्रिंग में आया हो, शॉर्ट प्लांट का ड्वार्फ प्लांट का जीन ऑफस्प्रिंग में आया ही ना हो। मेंडल साहब के समय जीन वर्ड का डिस्कवरी नहीं हुआ था, इसीलिए वो जीन वर्ड यूज नहीं करते थे, वो फैक्टर वर्ड यूज करते थे। तो उनको लगा कि F1 जनरेशन में सिर्फ टॉल प्लांट का ही फैक्टर आया है, और अब वो ये सोचे
कि ये F1 जनरेशन का जो प्लांट है, इस प्लांट का जितना भी बच्चा होगा वो सारा का सारा टॉल होगा। लेकिन जब उन्होंने F1 जनरेशन के प्लांट का बच्चा कराया तो उसमें कुछ बच्चा ड्वार्फ हो गया। वो फिर से सरप्राइज्ड हो गए क्योंकि यहाँ तो दोनों पेरेंट्स टॉल है, ये शॉर्ट बच्चा कहाँ से आ गया। तो वो बहुत सोचने लगे और सोचते सोचते इस नतीजे पे पहुंचे कि अच्छा, जब प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ में रिप्रोडक्शन हुआ होगा तो दोनों का जीन ऑफस्प्रिंग में आया होगा और टॉल वाला जीन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी वजह से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया। और ये डॉर्फनेस F1 जनरेशन में नहीं दिख रहा है, लेकिन ये डॉर्फनेस F2 जनरेशन में दिख रहा है। मतलब ये जो डॉर्फनेस वाला जीन है ये F1 जनरेशन में तो है, लेकिन टॉलनेस के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। इस तरह बहुत सोच विचार करने के बाद मेंडल साहब 5 कंक्लूजन्स पे पहुंचे। पहला कंक्लूजन, कोई भी कैरेक्टर जीन पे डिपेंड करता है, उनके अकॉर्डिंग फैक्टर पे डिपेंड करता है, क्योंकि उस वक्त तक जीन वर्ड डिस्कवर नहीं हुआ था। सेकेंड कंक्लूजन, ये जीन पेयर में होता है। थर्ड कंक्लूजन, जब गैमेट बनता है तो पेयर का एक ही मेंबर गैमेट में आता है। फोर्थ कंक्लूजन, फर्टिलाइजेशन के बाद पेयर रीस्टोर हो जाता है। मतलब गैमेट में पेयर अलग हो जाता है और फर्टिलाइजेशन में दोबारा पेयरिंग हो जाता है। फिफ्थ कंक्लूजन, लेकिन फर्टिलाइजेशन के समय पेयरिंग रैंडमली होता है। मतलब कोई भी मेंबर किसी भी मेंबर के साथ पेयरिंग कर सकता है। यहाँ पे देख सकते हो कैपिटल टी के साथ भी पेयरिंग कर रहा है और कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ भी पेयरिंग कर रहा है। वही स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ भी पेयरिंग कर रहा है और स्मॉल टी के साथ भी पेयरिंग कर रहा है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की वजह से मेंडल साहब 5 कंक्लूजन तक पहुंचे और इन 5 कंक्लूजन के बेसिस पे उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का 2 लॉ प्रपोज कर दिया। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन हेटेरोजाइगस कंडीशन द एलील दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इज डोमिनेंट एंड द सप्रेस्ड वन इज रिसेसिव। हेटेरोजाइगस कंडीशन मतलब वो कंडीशन जब 2 तरह का एलील प्रेजेंट रहता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जब 2 तरह का एलील प्रेजेंट रहता है उस वक्त वो एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है उस एलील को हम डोमिनेंट कहते हैं और वो एलील जो सप्रेस्ड रह जाता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उसको हम रिसेसिव एलील कहते हैं। सिंपली जब 2 अलग अलग एलील प्रेजेंट रहता है तो सिर्फ एक ही एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है और वही डोमिनेंट एलील होता है। सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन 2 alleles of a gene get separated। मतलब एक जीन में 2 एलील पाया जाता है। ये देखो, ये एक जीन है, इसमें 2 एलील है और इस लॉ के अकॉर्डिंग जब गैमेट बनता है तो ये दोनों एलील अलग अलग हो जाता है। हम थोड़ी देर पहले ही समझे हैं कि गैमेट में क्रोमोसोम का पेयर अलग अलग हो जाता है। जब क्रोमोसोम अलग हो जाएगा तो एलील भी तो अलग हो जाएगा, क्योंकि एलील क्रोमोसोम में होता है। आई होप आप लोगों को मोनोहाइब्रिड क्रॉस अच्छे से समझ में आ गया होगा और मेंडल का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे और मेंडल का थर्ड लॉ पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप रिवाइजिंग।